बच्चों, मैं चंदन कुमार सिंह, सहायक शिक्षक मकतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह, इतिहास विषय के अध्याय 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के भाग 2 पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस वीडियो क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैंने पिछले पार्ट 1 वीडियो क्लास में इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन में राष्ट्रवाद के विकास की भावनाओं को कुछ दूर तक आपको बताया था और कुछ होमवर्क भी दिए थे। 5 प्रश्न आपको दिए थे। मैं उनके उत्तर को बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में मिलान करें। मेरा पहला प्रश्न था, इंडो चाइना किन देशों से मिलकर बना है? इसका उत्तर है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। मेरा दूसरा प्रश्न था कि वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे, क्यों? उत्तर है कि फ्रांसीसियों का यह सोच था कि अगर वियतनाम के बच्चे अधिक पढ़ लिख जाएंगे तो वे रोजगार के लिए खड़े हो जाएंगे और उनके लिए संकट हो जाएगा। इस कारण अधिकतर को जानबूझकर फेल कर दिया जाता है। यही कारण है कि वियतनाम के केवल 1/3 छात्र ही स्कूली शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरी करता है। मेरा तीसरा प्रश्न था, फ्रांसीसियों ने मेकॉन्ग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनाना और उसे सुखाना क्यों शुरू कर दिया? तो फ्रांसीसियों का वियतनाम पर जो साम्राज्य स्थापित हो रहा था, उसमें उनका उद्देश्य था यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का और वस्तुओं की प्राप्ति करना। फ्रांसीसियों ने देखा कि मेकॉन्ग डेल्टा क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र है और चावल की खेती के लिए वहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद है। अतः इस चावल की खेती को करने के लिए, इसके उत्पादन में वृद्धि के लिए उन लोगों ने वहाँ पर नहरें बनाना, जमीनों को सुखाना शुरू कर दिया। मेरा अगला प्रश्न था कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? इसका उत्तर है कि वियतनाम के बगानों में इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी। यह व्यवस्था बगान मालिक और किसानों के बीच, मजदूरों के बीच हुआ था। इस प्रकार के अनुबंध में सारे अधिकार मालिकों को दिए गए थे, जबकि किसानों मजदूरों को तनिक भी अधिकार नहीं था। अगर वे इस अनुबंध के विरुद्ध कोई कार्य करते थे तो उन्हें सजा दी जाती थी, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा गया। अब हम लोग आगे का टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है धर्म और उपनिवेश विरोध। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि शिक्षा के माध्यम से, बीमारी के माध्यम से, ब्यूबोनिक प्लेग जिसकी चर्चा हुई, ये सबों के द्वारा किस प्रकार वियतनाम के लोगों ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन को, अपने स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाया और राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार से धर्म के आधार पर भी वियतनाम के लोग किस प्रकार से एकजुट हुए, इसकी चर्चा हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं वहां की स्थिति के बारे में। वियतनाम के लोगों की धार्मिक स्थिति क्या है? तो वियतनाम में वहां पर 2 वर्ग थे, एक अभिजात यानी धनी वर्ग और एक गरीब वर्ग। अभिजात वर्ग पर चीनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म का असर था, यानी वे बौद्ध धर्म को मानते थे। और चीनी जो अभिजात वर्ग थे वे कन्फ्यूशियसवाद को मानते थे, क्योंकि वे चीनी सभ्यता संस्कृति से परिचित थे। और वहां पर जो गरीब वर्ग है वो बौद्ध धर्म या स्थानीय रीति रिवाज, यानी कोई स्थानीय देवी देवता है, स्थानीय मान्यताएं हैं, स्थानीय जो
वहाँ पर स्थापित संस्थाएं हैं, उन सबों को वे लोग मानते थे। कन्फ्यूशियसवाद, यहाँ पर एक शब्द आया कन्फ्यूशियस, यह कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, चीन का एक विचारक था। उन्होंने सदाचार, व्यवहार, सामाजिक संबंधों के आधार पर अपने उपदेश दिए, सिद्धांत दिए, जिसके अनुसार हमें अपने से बड़ों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए और राजा का प्रजा के साथ वैसा संबंध होना चाहिए जैसा माता पिता का अपने पुत्रों के साथ होता है। इस प्रकार का सिद्धांत कन्फ्यूशियस का था। तो ये कन्फ्यूशियसवाद पर वहां के अभिजात धनी वर्ग जो है वे विश्वास करते थे और गरीब वर्ग बौद्ध धर्म और स्थानीय रीति रिवाजों पर। काफी पहले से फ्रांसीसियों की सत्ता स्थापना के काफी पहले से वहां पर ईसाई मिशनरियां अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आई थी और वे लोग कैथोलिक जो ईसाई प्रचारक थे उन लोगों ने वहां पर करीब 3 लाख लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। और इसी क्रम में वहां के विद्वानों ने 1868 में एक विद्रोह किया, स्कॉलर्स विद्रोह, जो कि शुरुआती धार्मिक आंदोलनों में एक था। फ्रांसीसी ईसाई धर्म प्रचारकों के विरुद्ध में पहला जो विद्रोह था वो था स्कॉलर्स विद्रोह। और यह विद्रोह इतना बड़ा रूप लिया, अन्य प्रांतों में भी फैल गए और करीब 100 से ज्यादा ईसाइयों का कत्ल कर दिया। लेकिन उसी वर्ष यानी 1868 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने इसे कुचल डाला, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज के लोगों के धर्म का परिवर्तन कराना जबरन वहां के लोगों में काफी आक्रोश पैदा कर सकता है। वही चीज वियतनाम के लोगों में हुआ। जब वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा तो वहां की जनता जो है उस पर इसका काफी प्रभाव पड़ा और वे लोग में एक तरह का आक्रोश व्याप्त हो गया। उसी समय एक धार्मिक आंदोलन की चर्चा होती है जिसे होवा हाओ आंदोलन कहा जाता है। होवा हाओ आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन जिसकी स्थापना हुइन फू सो ने की थी। हुइन फू सो ने होवा हाओ आंदोलन शुरू किया था। किस साल? 1939 ईस्वी में हुइन फू सो का होवा हाओ आंदोलन। हुइन फू सो जो है वह एक ऐसा व्यक्ति था जो गरीबों की मदद करता था, जादू टोने में विश्वास करता था, व्यर्थ खर्च, शादी विवाह, अन्य जो बिना मतलब के खर्च होते हैं उनका वह विरोधी था। वह शराब और अफीम का विरोधी था। बालिका वधुओं की खरीद बिक्री का भी वह काफी विरोध कर रहा था। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर वियतनाम की जनता काफी आकर्षित हो गई और सभी अधिकतर संख्या में उसके भक्त बनने लगे। तो फ्रांसीसी सरकार को उससे भय होने लगा। स्थिति यह हुई कि फ्रांसीसी सरकार ने उसे पागल घोषित कर दिया। उसे पागल गोंजे कहकर पुकारा जाने लगा। इतना ही नहीं, उसे पागल खाने में डाल दिया गया और वहां के डॉक्टर को कहा गया कि उसे पागल घोषित करें। लेकिन संजोग उस डॉक्टर जो उस काम के लिए नियुक्त किया गया था वह भी हुइन फू सो का अनुयायी बन गया। अंत में हुइन फू सो को फ्रांसीसियों ने देश से बाहर लाओस भेज दिया
और इसके बहुत सारे अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। यातना शिविर किसे कहते हैं? एक प्रकार की जेल जहां बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद में डाल दिया जाता है, उसे यातना शिविर कहा जाता है। लेकिन आंदोलनों को तो कुचल दिया गया, लेकिन इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव वियतनाम पर पड़ा। वहां के लोगों में इस साम्राज्यवादी भावनाओं को झकझोरने में इन आंदोलनों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब हम लोग अगला बिंदु देखते हैं, आधुनिक बनने के अन्य तरीके, जापान और चीन। वियतनामियों को ऐसा लगता था चीन को देखकर, जापान को देखकर कि वे आखिर इतने विकसित हैं, सभ्य हैं, वहाँ की सभ्यता संस्कृति उन्नत है, लेकिन वहाँ किसी का तो शासन हुआ नहीं। जापान को तो किसी ने उपनिवेश नहीं बनाया, फिर वहाँ की सभ्यता संस्कृति उन्नत कैसे है, वहाँ के लोग विकसित कैसे हैं? मैं फ्रांसीसी कहते हैं कि मैं आपको सभ्य बनाने आया, तो वहां किसने सभ्य बनाया? इन बातों से प्रेरणा लेकर वियतनामी जो हैं वे चीन और जापान के मॉडल को अपनाने लगे और वे उससे प्रेरणा ग्रहण करने लगे। और 20वीं सदी का पहला दशक यानी 1900 से 1910 के आसपास पूरब की ओर चलो आंदोलन वियतनाम में शुरू हो गया। पूरब की ओर चलो 1907-08 में 300 छात्र जापान गए। 300। उनका क्या लक्ष्य था? क्यों जापान गए? उनको वियतनाम से फ्रांसीसियों को हटाना उनका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि जो कठपुतली सम्राट फ्रांसीसियों ने यहाँ बैठा दिया है उससे हटाना। और तीसरा उद्देश्य था कि जो हमारे वियतनाम के जो शासक थे, न्यूगेन शासक, उनको जितना अपमानजनक तरीके से हटा दिया है, उनकी सत्ता को पुनर्स्थापित करना। ये 3 उद्देश्य को लेकर वियतनामी छात्र जापान गए और वहां पर जाकर रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की छात्रों ने। लेकिन 1908 ईस्वी में उनकी इन गतिविधियों का जापानी सरकार ने दमन कर दिया। फान बोई चाओ एक व्यक्तित्व का नाम आ रहा है जो वहां पर मौजूद थे, उनको एवं अन्य इस प्रकार के जो क्रांतिकारी विचारक थे उनको वहां से निकाल दिया। वे सभी चीन और थाईलैंड की ओर चले गए। फान बोई चाओ इनकी एक पुस्तक है जो काफी महत्वपूर्ण है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। फिर से रिपीट करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इस पुस्तक को इसने लिखा फान बोई चाओ ने। यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जापानी घटनाक्रम को हम लोगों ने देखा। अब चीन की घटनाक्रम का वियतनाम पर क्या असर पड़ा? तो चीन में भी सन यात सेन ने वहां पर वर्षों से चला रहा जो राजवंश का सत्ता था उसको पलट दिया और 1911 ईस्वी में उन्होंने चीन में गणतंत्र की स्थापना की। एक लंबा इतिहास है, लंबी कहानी है, हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे कि सन यात सेन ने 1911 ईस्वी में चीन में गणतंत्र की स्थापना की और इसका काफी प्रभाव वियतनामियों पर पड़ा और इससे प्रेरणा लेकर, इससे प्रभावित होकर उन लोगों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का गठन किया। और अब तक की जो स्थिति थी तो वियतनाम के जो साम्राज्यवादी विचारधारा को विरोध करने वाले जो लोग थे उन लोगों का सोच था कि हमें केवल फ्रांसीसियों के शासन से मुक्ति मिले। लेकिन इस समय तक आते आते वियतनाम के राष्ट्रवादियों का यह सोच हो गया
कि हमें सिर्फ उससे मुक्ति ही नहीं चाहिए, बल्कि वियतनाम में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना भी होनी चाहिए। इसका सपना वियतनामी देखने लगे। अब आगे देखते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। कम्युनिस्ट आंदोलन आखिर क्यों इस विचारधारा का प्रादुर्भाव वियतनाम में हुआ, क्या परिस्थितियां थी, इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। 1930 का दशक, 30 से 40 पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का दौर था। हम सभी पिछले कक्षाओं में भी अध्ययन किए हैं कि आर्थिक महामंदी का पूरे विश्व में व्यापक असर था। उसका असर वियतनाम के ऊपर भी था। यहाँ भी उसके कारण काफी बेरोजगारी, गरीबी व्याप्त हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी विद्रोह हो रहे थे। रबर और चावल जो वहाँ की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था, रबर और चावल के दाम गिरने लगे। किसान सभी जो है कर्जे में डूबने लगे। इतनी बुरी स्थिति वियतनाम की हो गई। ऐसी स्थिति में वहां पर 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग साम देन पार्टी इसको कहा जाता है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, किसका 1930 में किसने, हो ची मिन्ह ने स्थापना की। और उन्होंने अलग थलग पड़े हुए राष्ट्रवादी जो काफी बिखरे हुए थे, सभी अपने अपने विचार के आधार पर, सभी अपने अपने अलग अलग संगठनों के आधार पर जो कार्य कर रहे थे, सभी को इन्होंने एक साथ किया, सभी समूहों को इन्होंने एक साथ किया और अपने इस कम्युनिस्ट आंदोलन को शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, 1939 से 1945, उसी समय की ये बात हो रही है। 1940 ईस्वी में वियतनाम पर जापान ने कब्जा कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने, वियतनामी राष्ट्रवादियों ने, क्रांतिकारियों ने जापान का डटकर सामना किया। वियतनामी स्वतंत्रता लीग बनाई गई और वियतनामी स्वतंत्रता लीग के द्वारा हनोई को, वियतनाम को जापानी आक्रमण से मुक्त किया और उससे आजाद कराया। और 1945 में हो ची मिन्ह, अभी जिनकी बात हुई वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी 1930, वही हो ची मिन्ह वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष बने। गणराज्य की स्थापना हुई कब, 1945 में। उसका अध्यक्ष कौन बना, हो ची मिन्ह। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक, युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस पाठ का। एक टर्न ले रहा है ये चैप्टर का कहानी जो है। अब क्या है कि वियतनाम में अमेरिका का प्रवेश हो रहा है, शक्तिशाली देश अमेरिका। क्यों आखिर ऐसा कर रहा है, क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि अमेरिका वियतनाम पर हमला किया? तो जब हम देखेंगे उत्तरी वियतनाम में, अभी हमने चर्चा किया कि हो ची मिन्ह की सरकार, तो हो ची मिन्ह की सरकार और NLF नेशनल लिबरेशन फ्रंट नाम का एक क्रांतिकारी वहां पर संगठन था, NLF, ये दोनों ने आपस में मिलकर साम्यवाद की भावना का, कम्युनिस्ट पार्टी की भावना का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और उन लोगों ने पूरे वियतनाम को एक करने का, एकीकरण करने का, आवाज उठाने लगे। और NLF और हो ची मिन्ह की बढ़ती ताकत को देखकर और पूरे विश्व में या वियतनाम और उसके आसपास के क्षेत्र में
साम्यवाद की भावना का प्रचार प्रसार को देखते हुए अमेरिका ने वियतनाम में प्रवेश किया और अमेरिका के पास उस समय अनेक विध्वंसक हथियार थे। B-52 नाम का बम वर्षक विमान, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम वर्षक विमान माना जाता था, उसका उन्होंने वहां प्रयोग किया। अनेक रासायनिक हथियारों का प्रयोग किए, जिसमें नापाम, एजेंट ऑरेंज प्रमुख है। नापाम एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग अग्नि बम को बनाने में किया जाता है। कहा जाता है कि इस बम का प्रयोग करने पर जहां पर यह चिपक जाता था, आग लगकर जहां चिपक जाता था अग्नि बम, फिर वो बुझता नहीं था। कई प्रकार के यहाँ पर विश्व के देशों ने विरोध किया कि आप इसका प्रयोग वियतनाम पर न करें। इसके बावजूद अमेरिका ने इसका प्रयोग वहां पर कर दिया। दूसरा, एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज एक जहर है, जिसका प्रयोग करने से, यानी एजेंट ऑरेंज के प्रयोग से पेड़ की पत्तियां मुरझा जाती है और पेड़ पौधे सूख जाते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकी बम ये विमानों ने इसकी जो है जंगलों पर छिड़काव किया और वहां के बहुत सारे पेड़ और जंगल सूख गए। इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो जहर था, यह जो लिक्विड था, एक ड्राम में रखा जाता था जिस पर ऑरेंज कलर की पट्टी बनी रहती थी। इस कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज हुआ। ये सभी घातक रासायनिक हथियार थे जिसका इस्तेमाल वियतनाम पर अमेरिका ने किया। अब देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। तो बहुत सारे गांव नष्ट हो गए, बहुत सारे जो विशाल जंगल थे वियतनाम के, वे सभी समाप्त हो गए और परिणाम यह हुआ कि वियतनाम के और अमेरिका दोनों के लिए यह युद्ध काफी हानिकारक हुआ, काफी विध्वंसक हुआ। और अमेरिका पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? इतना शक्तिशाली, इतना घातक हथियार, इतना रासायनिक हथियार का प्रयोग के बाद भी उसकी काफी क्षति हुई। अमेरिकी लोगों ने कहने लगा कि एक ऐसे युद्ध में देश को झोंक दिया गया है, हमारी शक्ति को झोंक दिया गया है, जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सका। सभी युवाओं को भर्ती किया गया। युवा लोग जो थे वे लोग काफी गुस्सा में आ गए कि हम लोगों को क्यों युद्ध में भेजा जा रहा है, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इसका काफी विरोध हुआ। अमेरिका ने विश्वविद्यालय स्नातकों को सैनिक सेवा से मुक्त कर दिया था, यानी वहां के अभिजात धनी वर्ग लोग थे, वही लोग इस प्रकार की शिक्षा पा सकते थे। तो उनका ये लोगों ने समर्थन लेता रहा और मोर्चे पर किनको भेजा? जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके युवाओं को वहां पर भेज दिया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग, यहां पर इसकी चर्चा करने से पहले हम एक बात बताएंगे कि हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग आखिर एक मार्ग, एक रास्ते, एक व्यवस्था की यहाँ पर बात क्यों हो रही है? यहाँ पर इससे यह दिखाना चाह रहा है कि किस प्रकार वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध लोहा लिया, यानी वियतनामियों ने कितनी कड़ी संघर्ष की, वे कितने झिपट थे, वे कितने गंभीर थे, उनमें कितना साहस था। इसका परिचय इस मार्ग से दिया जा सकता है। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग सड़कों और फुटपाथों का एक विशाल नेटवर्क था। यह मार्ग जो है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ता था, उत्तर से दक्षिण को जोड़ता था। और इस पूरे मार्ग पर सैनिक अड्डे, अस्पताल ये सब बने हुए थे। और इस मार्ग का अधिकतर हिस्सा लाओस और कंबोडिया में पड़ता है,
यानी उत्तरी वियतनाम से चला, लाओस की ओर गया, कंबोडिया में गया और फिर आकर दक्षिणी वियतनाम में घुस गया। इस प्रकार का इन लोगों ने एक भूल भुलैया मार्ग बनाया। इस मार्ग पर अमेरिकी सेना ने काफी कड़े संघर्ष किए। उन लोगों ने इस पर काफी बम गिराए, यानी भूल भुलैया मार्ग पर बमबारी की, इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन वियतनामी जो थे योद्धा, वे तुरंत उस ध्वस्त मार्ग को मरम्मत कर देते थे और इस मार्ग का बहुत अधिक महत्व था। इस मार्ग से उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम सैनिक भेजे जाते थे। सेना से संबंधित सामान सामग्री, जिसे रसद कहा जाता है, रसद सैनिक सामग्री भेजी जाती थी। यहाँ पर असंख्य कूली जो है सामानों को ढोने का काम करते थे और इस मार्ग से युद्ध का सामान और सेना भेजा जाता था। इस मार्ग पर जो भी ध्वस्त कार्य होता था उसे वियतनामी पुनः ठीक कर देते थे, जिससे अमेरिकी सेना को काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा और अमेरिका को भी यह महसूस होने लगा कि वियतनामी जो है वो काफी संघर्ष वाले हैं, काफी मजबूत हैं, वीर हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्र और उसके नायक, यानी इस राष्ट्र के निर्माण में नायकों की क्या भूमिका थी, नायक में भी विशेषकर महिलाओं की क्या भूमिका थी। जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो उसका एक महत्वपूर्ण वर्ग जो है महिलाएं, उसकी उस आंदोलन में क्या भूमिकाएं थी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह जो संघर्ष हुआ उस समय वियतनाम की औरतों की सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव है। वहां की औरतें जो है वो कामकाजी हो गई, वे काम करने लगी, उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आ गया। उस समय के कुछ लेखक व अच्छे कुछ दार्शनिक विचारकों ने पुराने जमाने की जो विद्रोही औरतें थी उनकी महिमा का व्याख्यान किया, उनके बारे में बताया, उनकी वीरता की कहानियों को बताया और वैसी औरतों को आदर्श के रूप में दिखाया जाने लगा। यानी क्या हुआ कि वियतनाम में जो पहले की वीर औरतें थी, वीरांगनाएं थी, उन लोगों की तस्वीरों को, उन लोगों के द्वारा किए गए युद्ध को के जो तस्वीर हैं उन लोगों को जगह जगह पर दिखाया जाने लगा। पुस्तकों में, अखबारों में, इन सभी के माध्यम से बताया जाने लगा कि वियतनाम के इतिहास में भी अनेक वीर महिलाएं थीं। और 1913 में फान बोई चाउ, जिसके बारे में हमने बताया था कि इन्होंने एक किताब लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इन्होंने ट्रंग बहनों के ऊपर एक किताब लिखा, जिसमें उन दोनों बहनों के बाद वीरता का चर्चा किया और बताया कि कैसे इन लोगों ने, जब चीनी आक्रमण हुआ था, चीनी शासन की स्थापना हुई थी, तो कैसे इन्होंने उनसे कड़ा संघर्ष किया था। 30,000 फौज का निर्माण ये ट्रंग बहनें की थी और चीनियों से डटकर मुकाबला किया। और जब ये देखने लगे कि अब हम चीनियों से नहीं जीत सकते, अब हम उनके गिरफ्त में आ जाएंगे, उसके पहले ये ट्रंग बहनें आत्महत्या करेंगे। दूसरा एक त्रियु अयू नाम की एक क्रांतिकारी महिला का चर्चा हुआ है। त्रियु अयू 3री सदी में चीनियों से संघर्ष की थी। उसके बारे में क्या कहानी है कि त्रियु अयू जो है वो बचपन में ही अनाथ हो गई थी
फिर वो अपने भाई के साथ रहने लगे। त्रियो आयु फिर जब आगे चलकर वो जंगल में चली गई और वहां पर एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया, और ये त्रियो आयु जो है वो चीनियों से कड़ा संघर्ष किया। लेकिन इसकी भी वही स्थिति हुई जो ट्रेन मैनों की हुई थी। जैसे ही त्रियो आयु को एहसास हुआ कि अब हम चीनियों से नहीं जीत सकते, वह पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो इन सभी कथाओं, कहानियों, वीरांगनाओं की चर्चाओं से वियतनाम की महिलाओं पर काफी व्यापक असर पड़ा और वे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में कूद पड़ी। और सिर्फ भाग ही नहीं, उन लोगों ने अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपने वीरता से यह एहसास करा दिया अमेरिकी सेना को कि हम वियतनाम की महिलाएं भी आपसे कम नहीं हैं। तो 1960 के दशक में, 60 के दशक की बात की जा रही है, उस समय वियतनाम में महिलाओं को योद्धा के रूप में दिखाया जाने लगा। यानी योद्धा हो गई हैं महिलाएं। पहले तो सिर्फ महिलाएं घरेलू काम तक थी, फिर धीरे धीरे क्या है कि वे कामकाजी भी थी, लेकिन अब वे योद्धा हो गई। अब वे युद्ध में लड़ने लगी, सेना हो गई, सैनिक बन गए। और जब वियतनाम के बहुत सारे सैनिक मारे जाने लगे, अमेरिकियों से मुकाबला करते करते जब वियतनाम के सैनिक मारे जाने लगे, तो वहां की जो महिलाएं हैं वे सेना में भर्ती होने लगी। और महिलाओं ने इस युद्ध में अपनी बहुत सारी भूमिकाओं का निर्वहन किया, जैसे घायलों की मरहम पट्टी की, यानी जो युद्ध में घायल सैनिक हो रहे हैं उनका इलाज कराया, भूमिगत कमरे एवं सुरंग बनाए, 6 हवाई पट्टियां बनाई, 10,000 बमों को बर्बाद किया, बारूद, हथियार आदि की सप्लाई जो है वो ये लोग जारी रखें। अभी हमने बताया था कि हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग में महिलाएं भी सामान ढोने का काम करती थी। युद्ध से संबंधित सामान, गोला बारूद, हथियार, ये सभी बोझा ढोने का काम भी करते थे। 15 जहाजों को मार गिराया। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर जितने भी भाग अवस्थित थे, जितने भी जगह थे, उनकी उन लोगों ने पहरेदारी भी की, हिफाजत की। एक सैनिक इतिहासकार ने आंकड़ा दिया है कि उस समय सेना में 15 लाख औरतें सम्मिलित थी। इतनी बड़ी संख्या में वियतनाम की औरतें सेना में सम्मिलित। यह उस समय की बात है जब अमेरिका और वियतनाम के बीच संघर्ष हो रहा था। लेकिन जब आगे का समय आया, जब यह संघर्ष समाप्त होने लगा, विद्रोह खत्म हो गए, तब भी औरतों की भूमिका वहां पर काफी महत्वपूर्ण थी। अब औरतें योद्धा के रूप में नहीं, सैनिकों के रूप में नहीं, बल्कि एक कामकाजी औरतों के रूप में दिखाया जाने लगा, जिससे वे औरतें अब फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, कल कारखानों में काम कर रही हैं। इस प्रकार से औरतों के बारे में वर्णन किया जाने लगा। यानी औरतें अब योद्धा से कामकाजी हो गई। जब शांति स्थापित हुई वियतनाम में, तो वे कामकाजी हुए। युद्ध की समाप्ति, यह जो संघर्ष चला रहा था अमेरिका और वियतनाम में, इस युद्ध की समाप्ति अब किस प्रकार हुई से हम लोग देखेंगे। युद्ध जब काफी लंबा चलने लगा, तो अमेरिका के लोगों को यह एहसास होने लगा कि अमेरिका बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई प्राप्ति के वहां पर संघर्ष कर रहा है, और हमारी जो सेना है, हमारी युवा है, वो उसमें काफी नुकसान में है। तब वे लोग अमेरिकी सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाने लगे, और अमेरिका अपने इस उद्देश्य में असफल रहा। यानी कहने का अर्थ है कि अमेरिका अपने इस
युद्ध अभियान में कोई विशेष चीज को प्राप्त नहीं कर सका, यानी अपने इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में वो असफल रहा। इस अमेरिका और वियतनाम के युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध भी कहा जाता है, यानी यह पहला युद्ध था इतिहास का जिसको टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, टीवी पर दर्शाया जाता था, टेलीविजन पर दिखाया गया था, जिसको पूरे विश्व की जनता देख रही थी। और अमेरिका की जनता को यह एहसास हुआ कि इस युद्ध में केवल क्षति ही हो रही है, लाभ कुछ भी नहीं हो रहा है। तब जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौता हो गया, यानी जनवरी 1974 में अमेरिका और वियतनाम के बीच पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति समझौता हुआ और युद्ध समाप्त हो गया। ये रहा अमेरिका और वियतनाम का कहानी। लेकिन इसके बाद भी वियतनाम में शांति नहीं रही। वहां पर जो साइगोन शासन थे, साइगोन शासक और नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF के बीच टकराव जारी रहा, यानी अब गृह युद्ध होते हैं, बाहरी देशों से नहीं, अपने ही देशों में आपस में गृह युद्ध होते हैं। और 30 अप्रैल 1975 को नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLF ने राष्ट्रपति के महल पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार वियतनाम के दोनों हिस्से, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को मिलाकर एक राष्ट्र वियतनाम का निर्माण की गई, यानी वियतनाम की स्थापना हो गई। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि 1945 में वियतनाम को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन गणतंत्र बनने में उसे लंबे संघर्ष करने पड़े और 1975 ईस्वी में जाकर वह एक गणतंत्र बना। तो ये लंबी कहानी जो थी वो वियतनामी स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी थी, जहां पर फ्रांसीसियों से मुकाबला और अमेरिकी सेना से मुकाबला, जापानियों से मुकाबला और प्रारंभिक इतिहास में चीनियों से मुकाबला, इनका अपना इतिहास रहा। और अंततः 1975 से वियतनामी गणराज्य की स्थापना हुई और यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। यह था आज का टॉपिक और इस अध्याय की समाप्ति हुई। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर का चर्चा करेंगे जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा बच्चे, जो आप कॉपी और पेंसिल से आप नोट करेंगे। ठीक है? ठीक। प्यारे बच्चों, आज हमने जितने टॉपिक्स पर चर्चा किया उस पर कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप नोट करेंगे और उसे घर पर बनाएंगे, उसका आंसर लिखेंगे। मेरा पहला होमवर्क का प्रश्न है, होवा हाओ आंदोलन कब हुआ था? तो हमने चर्चा किया कि होवा हाओ आंदोलन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक हुइन हुसो थे। दूसरा होमवर्क प्रश्न है, वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किस पर आश्रित है? तो वियतनाम की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था चावल की खेती और रबर के बगानों पर आश्रित थी। तीसरा प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? इसका उत्तर है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जनवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने की। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग पर टिप्पणी लिखें। इस पर विस्तार से चर्चा किया कि हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ता था। इस मार्ग से सेना के सामान और सैनिकों को, यानी सेना और रसद भेजी जाती थी। इस मार्ग का अधिकतर हिस्सा कंबोडिया और लाओस में पड़ता था। इस मार्ग पर अमेरिका ने कई बार बम बरसाए, लेकिन यहाँ के लोग उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग का
वियतनाम और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष में काफी महत्व था। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक फान गुई चाओ ने लिखा था। तो ये सभी टॉपिक्स पर आप घर पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और शॉर्टकट नहीं, गहराई से प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक हिस्से को पढ़ेंगे और सिर्फ इतिहास ही नहीं, आप बाकी सभी विषयों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सेल्फ स्टडी और राइटिंग पर जोर देंगे, अधिक से अधिक प्रश्न और उत्तरों का लिखने का अभ्यास करेंगे ताकि आप परीक्षा में बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाएं। और मैट्रिक परीक्षा का यह वर्ष प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। आपके अच्छे अंक आपके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। आप बेहतर प्रदर्शन कर आप राज्य का, जिला का, विद्यालय का, घर का, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। मैं पुनः अगले अध्याय में, अगले वीडियो क्लास में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।